हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फॉर क्लास 11। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस और जस्ट रिकलेक्ट करते हैं कि हमने डायमेंशंस में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज डायमेंशन, देन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशंस फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेक कर लो। देन आफ्टर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट की डायमेंशंस हम पढ़ रहे हैं तो डायमेंशंस का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होगा, कुछ ना कुछ उसका यूज होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डायमेंशन। तो सबसे पहला यूज हमने देखा टू चेक द रिलेशन मतलब इक्वेशंस, टू चेक द इक्वेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है तो उसे हम चेक कर सकते हैं कि इज इट करेक्ट और रॉन्ग। जैसे कि हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है तो वो हम चेक कर सकते हैं कि उसकी दैट इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। या फिर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर इक्वेशन दी हो और आपको बोला गया है उसमें से कुछ टर्म फाइंड आउट करने हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एबीसी हमने फाइंड आउट किया था। एंड फाइनली सेकेंड जो एप्लीकेशन है दैट इज द कन्वर्शन फैक्टर। सेकेंड एप्लीकेशन वाज कन्वर्शन फैक्टर फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, मतलब सीजीएस टू एसआई या फिर सीजीएस से एसआई या फिर एमकेएस से एसआई, किसी भी यूनिट में आपको दिया जा सकता है, किसी में भी कन्वर्शन बोला जा सकता है। तो कन्वर्शन में भी अब मैंने आज जैसे कि आपको कहा था यूनिट्स हम यूज करते हैं कन्वर्शन के वक्त, डायमेंशन का उतना कोई यूज हम नहीं करते। फाइनली अब हम बात करने वाले हैं सबसे मेन एप्लीकेशन जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको स्कूल लेवल पर, क्योंकि 11 का एग्जाम स्कूल लेवल पर होता है ना। तो स्कूल्स में इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। द फाइनल एप्लीकेशन, मतलब मैंने यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया, बट इट इज द थर्ड एप्लीकेशन और फाइनल एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसका एप्लीकेशन क्या है, ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन ये एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब आपको कहा जाएगा, क्वेश्चन होगा उसके लिए। अब कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन बनने वाला है ना, तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग। सो क्वांटिटीज दी होगी और बोला होगा कि इनका रिलेशन क्या है, मतलब फॉर्मूला बनाना। इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ कि इसका मतलब क्या होता है, टू मेक द फॉर्मूला, टू मेक द फॉर्मूला। मतलब अब हम इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए कि आप फॉर्मूला बना दोगे। पहले चैप्टर में सोचो आप फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए कि आपको फॉर्मूला बनाने आने वाला है। हाउ वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मूला, उसके लिए हम डायमेंशंस कैसे यूज करते हैं। जस्ट सी हियर, क्वेश्चन लिया मैंने एक छोटा सा, फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। अब सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी का मतलब आपको पता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलोसिटी टर्म हमारा। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बात आपको पता है और इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इस पर कोई डाउट नहीं रहने वाला आप लोगों को। वेवलेंथ, एक्चुअली वेवलेंथ मींस इट इज रिलेटेड विद द वेव। तो वेव के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। बस इतना ध्यान में रखो, इट इज अ लेंथ। वेवलेंथ मतलब लेंथ है ना, तो इट इज अ लेंथ, कोई ना कोई लेंथ रहेगी। तो लेंथ का डायमेंशन हमको आता है L1, ठीक है। देन डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, इसके बारे में तो हमने शायद डायमेंशन लिखा है इसका, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका डायमेंशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे L1 आएगा। इसका डायमेंशन L1 T-1, ये आपको आता है ना, L1 T-1 कैसे आया आ रहा है। देन मास बाय वॉल्यूम का आता है M1 L-3, ठीक है। कैसे आया, वॉल्यूम का L3 होता है, ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा M1 L-3। बात समझ में आई। अब इंपॉर्टेंट है, टेंशन आ रहा है, सरफेस टेंशन। पहले से वहाँ टेंशन लिखा है और हमारे सर पे टेंशन आ रहा है ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सरफेस टेंशन आने वाले चैप्टर्स में आपको हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज द फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन, अगर हम डायमेंशन निकालने जाएंगे तो आपको फोर्स का डायमेंशन क्या, आपको फोर्स का डायमेंशन पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन M1 L1 T-2, है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दैट इज सरफेस टेंशन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बिकॉज फोर्स का डायमेंशन क्या है, M1 L1 T-2, दैट इज करेक्ट। लेंथ का डायमेंशन L1, तो हमारा टोटल डायमेंशन क्या होगा, M1 L, तो कैंसिल हो गया, L0 T-2। बात समझ में आई, इतना कोई डिफिकल्टी है। अब हमें क्या बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, अब रिलेशन निकालना है इनका, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड दिस थ्री टर्म्स, इनके बीच में रिलेशन।
तो अब इनका रिलेशन निकालने बोला है, मतलब सच में इनका कोई ना कोई लेना देना रहेगा, रिलेशन रहेगा। दैट मीन्स वी हैव टू अज्यूम दैट वेलोसिटी इज इन सम प्रोपोर्शन विद दिस क्वांटिटी। मतलब हमें लेना पड़ेगा कैसे, देखो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग, प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ टू द पावर a, डेंसिटी टू द पावर b एंड सरफेस टेंशन टू द पावर c। अब देखो ये ABC मुझे पता नहीं है, मैंने अज्यूम किया है, यू हैव टू अज्यूम वो, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है, मतलब हमें पावर निकालना है। रिलेशन मतलब क्या होता है, फॉर्मूला, जैसे कि आप लिखते हो ना एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, या फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारे फॉर्मूला होते हैं। ऐसा हमें यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी टर्म जिसका रिलेशन बनाना है विल टेक द प्रोपोर्शनल टू जिस पर डिपेंडेंट निकालना है। वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड, या फिर विथ बोल सकते हो यहाँ, वेलोसिटी विथ इन सब क्वांटिटी से रिलेशन बनाना है। तो वेलोसिटी एक साइड ले लिया, प्रोपोर्शनल टू ये सारी क्वांटिटी, वेवलेंथ, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। पावर पता है कि आपको, पावर क्या रहने वाला है वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने क्या ले लिया, ABC। अब आपके पसंद का जो हो वो अल्फाबेट ले सकते हो, उसमें कोई मेरे मर्जी से नहीं लेना है, वो आप XYZ भी ले सकते हो। बात समझ में आई यहाँ तक के, कोई डिफिकल्टी? जस्ट यू हैव टू पुट द, अब देखो प्रोपोर्शनलिटी से हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो प्रोपोर्शनलिटी को हम कैंसिल कैसे करते हो, विल टेक कांस्टेंट। ये आप 9th में पढ़ते आए हो कि जब प्रोपोर्शनल होता है तब बस आपको कांस्टेंट लगाना पड़ता है। कांस्टेंट का कुछ मतलब नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। कांस्टेंट का डायमेंशन भी नहीं होता, कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू समथिंग K लैम्डा A रो B S टू द पावर C, ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक के। अब बस आपको इसके डायमेंशन लेना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर, V इज इक्वल्स टू K लैम्डा टू द पावर A रो टू द पावर B एंड S टू द पावर C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके डायमेंशंस लिखेंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है हमारे पास में, L1T - 2, L1T - 1, ठीक है, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी? K का कोई डायमेंशन आएगा क्या? K का तो कोई डायमेंशन नहीं होता। चलो वेवलेंथ का डायमेंशन बताओ, क्या है वेवलेंथ का डायमेंशन? बहुत घिचपिच हो गया। L1, व्हाट इज द वेवलेंथ डायमेंशन? L1 है ना, यहाँ पे लिखा है L1, तो यहाँ पर आएगा L1 का पावर A, क्योंकि पावर A लिया हुआ है हमने, पावर आ जाएगा A। नहीं समझ में आया, हमने A लिया था ना, हमने लैम्डा का पावर A लिया होता। जैसे यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर होता है एरिया में, तो L टू द पावर 2 करते हैं हम लोग, जितना पावर होता है वो पावर, डायमेंशन का मतलब ही तो पावर होता है। रिमेंबर डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, पावर टू द यूनिट फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी। पावर लगाना ही हमारा डायमेंशन का मतलब होता है। तो L1 टू द पावर A क्यों लिया, ये समझ में आया। अब जो रो है, रो मतलब डेंसिटी, रोना नहीं है, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का जो यूनिट डायमेंशन है उसको पावर क्या लगाएंगे हम लोग, क्या पावर लगेंगे, M1 L - 3 टू द पावर B। ये समझ में आया, बात समझ में आ रही? किसी को कोई डिफिकल्टी यहाँ पर, कोई परेशानी है? उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, S इज फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का हमारा डायमेंशन यहाँ पर आ गया है M1T - 2, M1T - 2। तो मैं यहाँ पर इसको इधर लिख देता हूँ, M1T - 2 टू द पावर C। क्या बात समझ में आ गई? इतना समझ में आया? नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया, तो इसके आगे का स्टेप क्या करना है, देखो यहाँ पर तो L1T - 1 है, M0 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आगे M आएगा तो M को 0 ले लेता हूँ। इसमें M नहीं था वेलोसिटी में, तो M 0 रहेगा, 0 रहेगा ना M की वैल्यू। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी है, कोई परेशानी है यहाँ पर? नहीं समझ में आ रहा है? ओके, सो व्हाट आई डिड, हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, हमें रिलेशन निकालना था विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो मैंने इसको प्रोपोर्शनल ले लिया, ये बात समझ में आई। उसके बाद मैंने क्या किया कि इनके जो यूनिट्स हैं, अब प्रोपोर्शनल था तो मुझे तो पता नहीं था कितना प्रोपोर्शन है, टू द पावर 2 है। जैसे एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो क्या आपको पता है कि वेलोसिटी वेवलेंथ के कितने प्रोपोर्शन है, या फिर डेंसिटी के कितना प्रोपोर्शन है? मुझे तो नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, ABC ले लिया। इतना समझ में आया? अब ABC लेने के बाद मैंने हर एक का डायमेंशन लिख लिया। सिर्फ K का डायमेंशन नहीं होता तो K का डायमेंशन छोड़ दिया। बात समझ में आया? सिर्फ K छोड़कर बाकी सबके डायमेंशन लिखे मैंने। यहाँ तक क्लियर है, कोई डिफिकल्टी? अब देखो डायमेंशन ये सब मल्टीप्लीकेशन में और सबको पावर है, तो अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, L का पावर A हो जाएगा। 1 × A कितना होता है, A
यहाँ पर ये b का b दोनों को मिलेगा, यहाँ पर आएगा m टू द पावर b l टू द पावर -3b। ये बात समझ में आई? इसमें c में क्या होगा, m टू द पावर c t टू द पावर -2c। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी यहाँ तक के? अब देखो जब प्रोडक्ट में होते हैं पावर, जब प्रोडक्ट में पावर होते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइड में जगह, अगर मेरे पास है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो आप इसको क्या करते हो, a टू द पावर m प्लस n करते हो कि नहीं करते हो, इतना बताओ मुझे। प्लस होता है। तो देखो ये LHS को छोड़ दो, बट RHS में देखो l का पावर क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पर l का पावर -3b है, तो ये दोनों प्लस नहीं होंगे, पावर मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो वो प्लस हो जाएंगे। क्या होगा, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो ये प्लस होता है कि नहीं होता है? वैसे ही दिस l का पावर एंड दिस l का पावर, ये दोनों l है, टर्म सेम है, तो पावर भी प्लस हो जाएंगे इनके। जैसे प्रोडक्ट है तो a प्लस -3 मतलब -3b आ जाएगा वहाँ पर, ये समझा? a -3b कैसे आया? देन l कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है m, चलो m, यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, तो m टू द पावर b प्लस c आ जाएगा। ये समझा कैसे आया? b प्लस c कैसे आया? इसका b आया, इसका c आया, लास्ट में बचा t, बाकी इसमें नहीं है, तो t टू द पावर आया -2c। इतना क्लियर है? कोई डिफिकल्टी इसमें, कोई परेशानी? और यहाँ पर हमारे पास LHS में था L1 t-1 m0, ये कहाँ से आया था? वेलोसिटी का डायमेंशन। अब बस आपको इनको इक्वेट करना है, दैट्स ऑल, आपका आंसर मिल जाएगा। इक्वेट मतलब पावर इक्वेट करेंगे, लेंथ का पावर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a -3b। ये हमारी पहली इक्वेशन, समझ में आ गया? नहीं समझा? सेकेंड, टाइम ले लो, टाइम का -1 है और वहाँ पर -2c है, तो इससे मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी, c इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/2, c इज इक्वल्स टू 1/2 मिला। ये आता है आपको करना, सॉल्व, बेसिक मैथ्स है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल। नहीं समझ में आया? 2 यहाँ पर c के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, 1/2, c इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है? नहीं आया तो एक्स्ट्रा क्लास आ जाओ मेरे पास में, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में। देन m0 है यहाँ पर, एंड यहाँ पर b प्लस सी है, तो 0 इज इक्वल्स टू b प्लस सी हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, अब आप बाकी के वेरिएबल्स निकाल सकते हो। c की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पर मैं c की वैल्यू पुट करूँगा, तो b इज इक्वल्स टू -c होगा, b इज इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी यहाँ पर? अब a की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालेंगे, a -3 इंटू -1/2 इज इक्वल्स टू 1, a प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया क्या? तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 - 3/2, दैट इज a इज इक्वल्स टू -1/2। फिर से a भी -1/2 आएगा। इज इट क्लियर? तो अब फाइनल आंसर हमें मिल गया, ABC मिल गया, बस हमें वहाँ पे लिखना है। क्या लिखेंगे हम, v इज इक्वल्स टू k इज कांस्टेंट। अब देखो k की वैल्यू हमें नहीं पता चलने वाली, हम इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बन गए कि k की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो k तो कांस्टेंट है, k विल बी एज इट इज, k वैसा का वैसा लिखेंगे। फिर लैम्बडा इज टू द पावर, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, इट इज द सिंबल फॉर वेवलेंथ, लैम्बडा बोलते हैं इसको, ठीक है? आपने शायद 10th में भी पढ़ा था इसे। लैम्बडा टू द पावर a का वैल्यू कितना है हमारा -1/2। देन रो टू द पावर b, रो का पावर b है, दैट इज -1/2 अगेन, एंड s टू द पावर 1/2, c का पावर 1/2 आया था। कितना समझ में? व्हाट इज मीन बाय 1/2 मतलब क्या होता है, पावर स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर को पावर अगर रूट है, मतलब सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, 2 टू द पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2। पावर 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट होता है। ये आपने शायद से 8th या 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है आपने ये, ठीक है? पढ़ा है, मतलब मैंने तो पढ़ा है 8th के बच्चों को। तो 2 टू द पावर 1/2 इज स्क्वायर रूट होता है, या फिर 2 टू द पावर 1/3 हो तो क्यूब रूट ऑफ 2 होगा। समझ में आया? जितना हाफ या 1/3 1/2, तो यहाँ पर कितना पावर है 1/2, माइनस में, वो नीचे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट विल बी k s टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय लैम्बडा टू द पावर 1/2 रो टू द पावर 1/2। इतना समझा? माइनस था, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस मतलब रेसिप्रोकल कर सकते हो आप इसको, इतना आता है, रेसिप्रोकल करना आता है। देन सभी के सभी स्क्वायर रूट हो जाएंगे, दैट इज k स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा रो। समझा क्या? सब स्क्वायर रूट हो जाएंगे। अब उसको मैं कॉमन एक फॉर्मूला लिख दूंगा, v इज इक्वल्स टू, तो दैट इज v इज इक्वल्स टू k स्क्वायर रूट ऑफ s बाय लैम्बडा रो। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? कैन यू फाइंड आउट? इट इज वेरी सिंपल। फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्या करना होता है, जो क्वांटिटीज आपको दी हुई है रिलेशन निकालने के लिए, जिन क्वांटिटी का रिलेशन आपको निकालना है, फर्स्ट फाइंड द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। उन क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखो पहले,
फिर क्या करना है, जिस क्वांटिटी का रिलेशन जिन क्वांटिटी से निकालना है उसको एक को LHS में रख दो, जैसे मैंने वेलोसिटी को LHS में रख दिया, बाकी टर्म्स को साइड में RHS में रख दिया और उनको पावर लगा दी ABCD, आपको जो पसंद हो वो लगाओ, XYZ जो आपको पसंद हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे इक्वेशन ही बनने वाली है, ये तो आपको समझ गया। देन पुट द डायमेंशन। अब डायमेंशन जब आप पुट करते हो तो बराबर तरीके से पुट करो, माइनस प्लस सही करोगे तो आंसर भी सही आएगा। इक्वेशन बन जाएंगे, डायमेंशन पुट करोगे, इक्वेशन बन जाएंगे, इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, बात समझ में आए। एंड फाइनली यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन वॉट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। या तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है या फिर आपको दिया होता है प्रूव दिस इक्वेशन, प्रूव दैट, ऐसे इक्वेशन होता है। तो प्रूव करने के अब दो तरीके हो गए आपके पास में, एक तो LHS इक्वल्स टू RHS वाला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि LHS का डायमेंशन लो, RHS का डायमेंशन लो, दोनों का सेम आता है। और अगर डायरेक्ट दूसरा टाइप का क्वेश्चन आया तो उसमें आपको फिर ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब प्रूव दैट अगर ऐसा आता, प्रूव दैट के V इज इक्वल्स टू K स्क्वायर रूट S बाय लैम्डा रो, तो व्हाट यू विल डू, V इज प्रोपोर्शनल टू K लैम्डा टू द पावर A रो टू द पावर B S टू द पावर C, एंड देन सॉल्व इन दिस वे, सेम वे में सॉल्व करेंगे। बात समझ में आए, कोई डिफिकल्टी है, कोई परेशानी है तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और भी आपके बुक में क्वेश्चन है, यू विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, बुक के और एक्सरसाइज के, ठीक है। ओके, विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन मास, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। तो सबसे पहले मैं हर एक के डायमेंशंस को नोट करूंगा। मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो भी टर्म्स दिए गए उन टर्म्स के आप डायमेंशंस सर्च करोगे सबसे पहला। तो सबसे पहला टर्म है मेरे पास में मास, तो मास का डायमेंशन तो इट इज ओनली मास, तो ये होता है m1, लेकिन मैं m1 को लिखते वक्त मैं लिखूंगा m1 L0 T0, क्योंकि साथ में ही लिखना पड़ता है सभी टर्म को। उसके बाद सेकेंड टर्म है हमारे पास में वेलोसिटी। सी हियर लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने वेलोसिटी सॉल्व किया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ले सकते हो, तो इसका फॉर्मूला था L1 T-1, या फिर मैं इसको m0 L1 T-1 ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, ऐसा लिख सकता हूँ। देन थर्ड है फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज m1, एक्सेलरेशन मींस लेंथ अपॉन टाइम दो बार होता है, तो L1 T-2। ये आपको अब याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, इतने बार हमने एक्सेलरेशन किया। अगर नहीं आ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखेंगे फोर्स का फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो m1 होता है, एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है, दैट इज इन दिस वे, ये आ जाएगा डायमेंशन, समझ में आ गया। देन फोर्थ वन टाइम का, तो टाइम ही रहने वाला है, टाइम का डायमेंशन T1, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, क्या आएगा m0 L0 T1। बात समझ में आई, कोई डिफिकल्टी है, इनका रिलेशन लेना है मुझे, कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VFT, V टू द पावर A F टू द पावर B T टू द पावर C, समझ गया। इसको मैं इक्वेट करने के लिए m इज इक्वल्स टू K V टू द पावर A F टू द पावर B T टू द पावर C, इतना समझा, कोई डिफिकल्टी। नाउ यू हैव टू पुट द डायमेंशन, सिर्फ डायमेंशन रखना है m की जगह पर। m का डायमेंशन क्या है हमारे पास में, m1 L0 T0, m1 L0 T0, बात समझ में आ गई। देन दूसरा क्या है, k का कोई डायमेंशन नहीं होता, k इज डायमेंशन कांस्टेंट, इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। v वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास में m0 L1 T-1, तो यहाँ पर आएगा m0 L1 T-1 टू द पावर, कितना पावर है a, कितना समझा। देन सेकेंड है फोर्स, फोर्स का हमारा डायमेंशन हमारे पास में फोर्स का आया है ये दिस वन, m1 L1 T-2, समझ में आया। तो टेक हियर m1 L1 T-2 टू द पावर b, समझा इतना। देन लास्ट है टाइम, तो m0 L0 T1 टू द पावर c, इतना समझा। अब आपको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से समझ रहा होगा, यहाँ पर देखो जस्ट पहले मल्टीप्लाई कर दो, m1 L0 T0, यहाँ पर m का पावर a इंटू 0, तो m 0 ही हो जाएगा, 1 इंटू b b हो जाएगा, प्लस ये भी 0 होने वाला है, तो ये m b ही रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 0 इंटू a 0 होगा, प्लस 1 इंटू b, या फिर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलो यहाँ पे आएगा 0 LA T-a, ये समझा क्या किया, a को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया पावर को, यहाँ पर आएगा MB LB T-2b
यहाँ पर आएगा m0 L0 t टू पावर c, समझा इतना। अब बस पावर प्लस करना है, यहाँ पर आएगा m1 L0 t0, यहाँ पर आएगा ये 0 है, m का पावर 0 प्लस b प्लस 0, ठीक है। मैं सेपरेट कर देता हूँ उनको, थोड़ा अच्छा दिखेगा, इजी लगेगा आपको समझने के लिए। देन l का पावर a प्लस b प्लस 0, नहीं a प्लस b प्लस 0 आ रहा है, ओके। देन t का पावर माइनस a माइनस 2b प्लस c। नाउ इट इज इक्वेशन टाइम, है ना। फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन आप बना सकते हैं। 1 इज इक्वल्स टू ये 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b प्लस 0, दैट इज b इज इक्वल्स टू 1 मिल गया हमको पहले इक्वेशन से, तो मज़ा आ गया, जैकपॉट, है ना। देन सेकेंड इक्वेशन a प्लस b प्लस 0, a प्लस b प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू है 1, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो a भी मिल गया। अब हमको चेक द लास्ट इक्वेशन, 0 इज इक्वल्स टू ये सब है, तो माइनस a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू थी माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस 2, b की वैल्यू है 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब आपके मैथमेटिकल स्किल कैसे उस पर डिपेंड करता है, माइनस माइनस प्लस होता है 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल्स टू 1। इतना आपको आता होगा मेरे ख्याल से, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस करना आता है। उसके बाद विल जस्ट पुट इट दिस वैल्यू इनटू आवर फार्मूला, m इज इक्वल्स टू k v टू द पावर a की वैल्यू आई माइनस 1, v टू द पावर माइनस 1, देन f टू द पावर b की पावर आई 1, f टू द पावर 1, देन लास्ट है t टू द पावर t, स्मॉल t है, कैपिटल T हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं या डायमेंशन के लिए यूज़ करते हैं, तो t टू द पावर कितना आएगा 1। नाउ दिस वन फॉर्मूला, ये माइनस है वो नीचे चले जाएगा, पावर माइनस नीचे चले जाएगा, दैट इज k f t डिवाइड बाय v, दिस इज आवर फाइनल आंसर। So in this way you can solve number of questions from your textbook and other question, ठीक है। So write down this one, we'll try to solve other questions. ओके स्टूडेंट्स, सो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, मतलब छोटा सा एक पॉइंट कवर कर लेते हैं ताकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट टॉपिक। सो विल टॉक अबाउट द पैरेलैक्स मेथड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट का हम डिस्टेंस, मतलब हमारे से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर उसका डायमीटर, दो चीज़ें हम निकाल सकते हैं एक्चुअली उसका। तो हाउ टू फाइंड इट आउट दैट थिंग, उसकी मेथड का नाम होता है पैरेलैक्स मेथड। एक्चुअली ये मेथड आपने बचपन में ही पढ़ी थी, बस आप भूल गए थोड़ा सा। आई विल जस्ट रिवाइज इट, बट पहला समझो पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है। अब आँख मारने बोलूँगा मैं आपको, एक दूसरे को नहीं मारना है, हाँ मतलब घर पे अकेले हो ना आप लोग, हाँ तो क्या करना है, पेन लेना है, एक पेन, अपना पेन रख लो एंड वॉल के सामने, मतलब इसको एक वॉल के किसी लोकेशन में फिक्स कर दो, ठीक है। मतलब कि वॉल के साथ पॉइंट आउट करो या किसी भी चीज़ के साथ में, कोई वॉल में आपके मार्क वगैरह बना होगा, खिला लगा होगा या कुछ लगा होगा नेल वगैरह, तो उसके साथ उसको पहले पकड़ लो। देन व्हाट यू डू, एक आई क्लोज कर लो, मतलब पहले लेफ्ट आई सॉरी राइट आई क्लोज कर दो और देखो उस पेन को, ठीक है। पेन मत हिलाना, पेन नहीं हिलाना है। अब दोनों आईज खोल लो। अब वापस क्या करेंगे, लेफ्ट आई को क्लोज करेंगे, पहले राइट को क्लोज किया था, अब लेफ्ट को क्लोज करेंगे तो देखो जो पेन का लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा, हो रहा है चेंज लोकेशन, दैट इज द पैरेलैक्स इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट। व्हाई दिस हैपेंड, अब क्वेश्चन आता है कि ये हुआ किस वजह से, बिकॉज आवर आईज इज हैविंग सम डिस्टेंस बिटवीन दिस, ये दोनों आई के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लगता है कि बहुत कम है, नॉर्मल हम देखेंगे तो हमें डिस्टेंस नहीं पता चलता है, बट असली में दोनों आंखों के बीच में डिस्टेंस है कि नहीं है, देयर इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस वी गेट द डिफरेंट लेंथ, मतलब अलग अलग लोकेशन से हमें अलग अलग चीज दिखती है। अब ये पैरेलैक्स मेथड, मतलब ये जनरल टर्म मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन इसका आप एप्लीकेशन आपके क्लास में किस तरीके से करेंगे या क्वेश्चन कैसे आता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। क्योंकि बेसिक समझ गया, होता क्या है वो समझ गया, क्वेश्चन कैसे आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तो मार्क्स स्कोर करने हैं बच्चों, है ना। तो प्रैक्टिकल भी पता हो तो जल्दी समझ में आता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल अगर आपको समझ में आता है तो जल्दी समझेगा। तो आपके अगर आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको सिर्फ एक, हर जगह एक ही फॉर्मूला लिखा होता है, थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा होता है हर जगह। आप कहीं भी पैरेलैक्स सर्च करते हो तो थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी ऐसा लिखा होता है ऐसा लिखा, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, ऐसा कुछ लिखा होता है। नाउ ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हमें नहीं पढ़ना है पहले। जस्ट आई विल टेल यू टुडे कि पैरेलैक्स मेथड से हम डिस्टेंस कैसे निकालने वाले हैं। एज्यूम करते हैं कि एज्यूम नहीं, हम तो अर्थ पे है ना, चलो हम अर्थ पे हैं
एंड मुझे मून का डिस्टेंस निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ मून। मुझे मून का डिस्टेंस अर्थ से ही निकालना है, ठीक है, अर्थ पे हूँ मैं। ओके, सो आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो मैं कैसे निकालूँ? मतलब टेप ले लूँ आपके, मेरे घर में स्केल, मेरे पास स्केल है तो स्केल से मेजर हो जाएगी? नो, नॉट पॉसिबल। टेप से भी नहीं होगा, किसी चीज़ रस्सी फेंकेंगे, कुछ रहेगा, वो रहता ना बैटमैन वैटमैन, उसको सुपरमैन को बुलाना पड़ेगा फिर तो, है ना? नहीं, इंडिया में शक्तिमान आएगा तो नहीं, ऐसे कुछ पॉसिबल नहीं है। तो विल यूज़ फिजिक्स, नॉर्मल फिजिक्स हम यूज़ करेंगे। छोटा सा क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थ के सबसे ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट को ट्राई करेंगे देखने की। यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे। देन फिर यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाएंगे अर्थ के एकदम ये एकदम डायरेक्ट इस कॉर्नर पे, और फिर यहाँ से इससे देखेंगे हम। तो क्या होगा आपको, देखो जब आप यहाँ से देख रहे हो इस तरफ से, ए पॉइंट से, अब ये मिटा देता हूँ मैं, चलो इस पॉइंट पर आप क्या करोगे, यहाँ से आप मेजर करोगे तो यहाँ का आपको एंगल मिल जाएगा। चलो एंगल अल्फा बोलता हूँ मैं इसको, अल्फा एंगल मिल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कुछ एंगल बनेगा ना, ये परपेंडिकुलर, ये सीधा है, ये सीधी डायमीटर, अर्थ की डायमीटर है, दिस इज अर्थ डायमीटर। यहाँ पर आपको कोई एंगल मिल जाएगा, अल्फा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। मतलब आप सपोज ये सीधा पकड़ा है मैंने और मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ कि मून इतने एंगल पे है, तो मुझे यहाँ पर ऐसे एंगल मिल जाएगा। तो वी कैन फाइंड दिस एंगल, दैट इज वी कैन फाइंड बाय सम मेजरमेंट। देन यहाँ से मेजर करूँगा तो ये एंगल भी मिल जाएगा, बीटा। कैन आई फाइंड आउट दिस बीटा? अब ट्रायंगल में आपको 3 एंगल पता है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। कैन यू फाइंड आउट दिस वन? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इट इज 180, इज 180 में से माइनस करोगे तो यू विल गेट दिस गैमा, और इसको मैं लिखता हूँ थीटा फिलहाल के लिए, थीटा इज इंपॉर्टेंट, थीटा। यहाँ हमें मिल जाएगा थीटा। तो मुझे क्या पता है, थीटा पता है, और मैं यहाँ से चल के यहाँ तक गया था तो मुझे ये डिस्टेंस भी पता है। लेट अस कंसीडर इट इज डी, स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ अर्थ, स्मॉल डी। हमें निकालना है ये डिस्टेंस, मतलब इसको मैंने नाम दिया था बी और इसको नाम दिया एम। चलो आई हैव टू फाइंड आउट बी एम, मुझे बी एम निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। बात समझ में आ रही है? हमें क्या क्या नोन है, अल्फा बीटा नोन है, तो मुझे थीटा मिल गया, वी नो द थीटा। क्या बात समझ में है? थीटा कैसे निकाला मैंने, आपको समझ में आया? ये दोनों एंगल मिल गए थे, थीटा मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, दिस इज थीटा। मैंने थीटा लिया है इस ऊपर वाले एंगल को, कोई परेशानी यहाँ तक के? ओके, स्मॉल डी का वैल्यू क्या बोला मैंने, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अर्थ के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक तो मैं खुद ही गया था ना, पैदल नहीं, गाड़ी से। तो उसमें स्पीडोमीटर होता है, मीटर होता है, रीडिंग मिल जाएगी मुझे कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस आई नो। तो ये स्मॉल डी भी मिल जाएगा, स्मॉल डी मतलब ए बी। इतना समझ में आया? थीटा एंगल वी नो, ए बी वी नो, सिर्फ हमें बी एम निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस वो क्या कैसे निकाल सकते हैं? तो व्हाट यू विल डू कि हम अज्यूम करेंगे कि ये एक पूरा, मतलब ये सेंटर पॉइंट है और ये एक पूरा सर्कल बनाता है। ऐसे ऐसे अगर मैं डॉट डॉट बनाऊंगा तो एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, ऐसे ऊपर ऊपर। ये अब यहाँ बोर्ड में नहीं आने वाला, ऐसे ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। इफ एम इज सेंटर पॉइंट एंड दिस डी इज रेडियस, तो एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? उसको मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ। चलो ये एम है और ये बी पॉइंट है, ये बी ऊपर नीचे चाहिए था, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ये एंगल थीटा है। इतना समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा? क्लियर है? तो ये तो आपने 8th क्लास में निकाला था, ए बी कैसे निकालते हैं। इसमें आपने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाते थे आप लोग, लेंथ ऑफ आर्क। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आया ना सर्कल कैसे बनेगा। बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, उसका छोटा सा, उस सर्कल का छोटू सा, एकदम छोटा सा पोर्शन है ये, समझ में आया ना। बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, उसका छोटा सा, तो दिस एक्चुअली वो आर्क ही बनने वाला है। अगर मैं इसको बहुत बड़ा बनाऊंगा तो ये बहुत सीधा सही हो जाएगा ना। बहुत बड़ा अगर सर्कल बनाते हैं तो उसका ये जो कर्व है वो एकदम स्ट्रेट जैसा ही दिखता है। बात समझ में आ रही है? सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपने 8th 9th 10th में यूज किया है, थीटा बाई 360 टू 2 पाई आर, ऐसा कुछ ये फॉर्मूला आपने यूज किया है। व्हाट इज 360 डिग्री बच्चों? व्हाट इज 360? 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई। कैन आई से 360 डिग्री इज 2 पाई? सो इट इज थीटा बाय 2 पाई इंटू 2 पाई आर, 2 पाई कैंसिल, दैट इज थीटा आर। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे क्या हो गया, ए बी जिसको हमने डी माना है, ए बी को मैंने क्या माना है, डी। क्या माना है? डी। तो मैं ए बी की जगह चलो मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ,
व्हाट इज आर, ये आर जो है वो ए एम है, सॉरी यहाँ बी एम या ए एम तो सेम ही होगा ना, ए एम या बी एम रेडियस है तो सेम ही होता है ना, रेडियस चेंज होता है अलग अलग जगह पे, सेम होता है। सो यहाँ पर मैं आर की जगह पे ए एम या बी एम लिख सकता हूँ, या आर लिख लेता हूँ पहले। सो डी इज इक्वल टू थीटा बी एम, और उसी को मैंने डी बोला था, उसी को मैंने डी बोला था कि नहीं बोला था डी। सो दैट इज आई कैन पुट हियर डी इज इक्वल टू थीटा डी। अब समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया, d इज इक्वल टू डी थीटा। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पैरेलल मेथड, जो कि आप 8th क्लास से पढ़ते आए हो, बस ये कन्वर्शन नहीं पता था आप लोगों को। सो स्मॉल डी, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि क्या दिया होगा और कैसे सॉल्व करोगे। ये स्मॉल डी क्या रहेगा, ये स्मॉल डी क्या रहेगा, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग द एंगल। ये एंगल, आपको जो भी एंगल दिया उसके सामने का लेंथ होना चाहिए। ये डी जो है उस एंगल के सामने वाला डिस्टेंस होना चाहिए, ये डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बताऊंगा। पहले ये समझो, ये समझ में आ रहा है। डी हमेशा क्या रहेगा, डी इज डिस्टेंस अपोजिट टू थीटा, टू थीटा। याद रहेगा क्या, थीटा जो एंगल दिया है उसके सामने वाला, ये थीटा के सामने वाला एंगल डिस्टेंस है, दिख रहा है आप लोगों को, कोई डिफिकल्टी है? ये डी है स्मॉल डी, और ये कैपिटल डी है, और इसके सामने थीटा आएगा। अब समझ में आ रहा है, पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। पैरेलल मेथड में अभी कोई डिफिकल्टी है? फॉर्मूला समझ में आया कैसे बन रहा है, स्मॉल डी इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल डी, ये समझा। अब आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, कुछ थीटा की वैल्यू दी रहेगी, कुछ डिस्टेंस दिया रहेगा। इन तीनों में से दो चीज़ तो आपको देना कंपलसरी है, जब तक दो नहीं देंगे, ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे बोला था कि हमें अर्थ की रेडियस दी रहेगी और एंगल पता रहेगा, एंगल पता है हमें, ये पता है। तो अब मैं ये निकाल सकता हूँ आर या फिर डी, इसको कैपिटल डी भी बोलूँगा। क्या डी निकाल सकता हूँ मैं, इफ आई नो द डिस्टेंस स्मॉल डी, इफ आई नो द एंगल थीटा, डी निकाल सकता हूँ। क्या आएगा, डी इज इक्वल्स टू डी बाई थीटा। समझ में आया बेसिक रूल? नहीं समझा अभी भी, कोई डिफिकल्टी है? ठीक है, तो ये लिख लो। उसके बाद में ये एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम बना कि क्या था कि मून का मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ अर्थ से, तो मुझे क्या करना पड़ा, अर्थ के एक कॉर्नर से लेना पड़ा, दूसरे कॉर्नर से लेना पड़ा, तो स्मॉल डी मिला। एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि मून का डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो वो क्वेश्चन मैं इसके बाद बता दो। पहले नोट दिस वन, इसको नोट कर लो पहले। ओके, सो विल ट्राई टू सॉल्व मतलब स्टडी अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पैरेलल मेथड। यहाँ पर क्या था पहले प्रॉब्लम में कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऐसा पूछा गया था, बट पहले ऑब्जेक्ट के बीच में गैप था, मतलब डी स्मॉल डी हमें पता था। अब सेकेंड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दैट यू आर ऑन अर्थ एंड फाइंड द डायमीटर ऑफ मून। इस मून का डायमीटर निकालो, मतलब दिस इज द डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर निकालो, ऐसा पूछा जाता है। तो हाउ विल फाइंड आउट दिस? तो हम क्या करेंगे, अब हम कॉर्नर में नहीं जाएंगे, अब अभी हम भी बहुत होशियार है ना, हम भी बहुत होशियार है। तो विल नॉट गो टू द कॉर्नर, विल बी एट द सेंटर, सेंटर में जाएंगे, अर्थ के बढ़िया सेंटर में बैठेंगे, और फिर यहाँ से हम देखेंगे मून को, है ना, टेलीस्कोप लेके अच्छे से। सो विल सी द कॉर्नर ऑफ मून, इसका जो ये कॉर्नर है वो देखेंगे। इसको मैं मानता हूँ अभी स्मॉल डी, क्योंकि ये छोटा है ना, जो छोटा था इसको स्मॉल डी, और ये बड़ा है तो इसको मैं मतलब कैपिटल डी। ये हो गया ई, इसको मैं मान लेता हूँ एम, हो गया बी। चलो यहाँ पर थोड़ा नया नाम लिख देते हैं, एम यहाँ पर हो गया, क्या रखूँ, ए बी, चलो रहने दो ए बी, ठीक है, एस पी पी, ठीक। सो एक आपने यहाँ से देख लिया, दूसरा फिर इस कॉर्नर को देखा। जब आप एक कॉर्नर को देख रहे थे और फिर दूसरे कॉर्नर पे टर्न कर रहे थे, तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा, दिस इज थीटा। क्या बात समझ में आई? अब आपके पास थीटा है, आपके पास डी है। कैसे? इसके पहले वाले फॉर्मूले में आपने कैपिटल डी निकाला था, इसके पहले वाले फॉर्मूले में आपने कैपिटल डी निकाला था, तो अब ये डी निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, स्मॉल डी इज इक्वल्स टू, डी इसके सामने चाहिए, हाँ, स्मॉल डी, डी थीटा, और ये डी हमने इसके पहले वाले फॉर्मूले से निकाला था। बात समझ में आई? कोई डिफिकल्टी है अभी? तो नाउ कैन यू फाइंड आउट बोथ द पैरेलल मेथड क्वेश्चंस? पैरेलल मेथड के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इज इट ईजी? इज इट वेरी सिंपल? अब देखो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट पैरेलल मेथड नहीं यूज करने आता है, कुछ क्वेश्चन मतलब ट्रिकी होते हैं, डायरेक्ट मैथमेटिक्स पे होते हैं, पैरेलल मेथड नहीं होता वहाँ पे, कुछ न्यूमेरिकल्स। एट दैट पॉइंट यू हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्री ऑफ योर क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होती है। तो पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री स्किप की है, तो मोस्टली आपको tan थीटा का एप्लीकेशन करना पड़ता है। व्हाट इज tan थीटा? आई विल जस्ट टेल यू अबाउट tan थीटा, क्योंकि हम इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं फिजिक्स में। tan थीटा इज एक्चुअली अपोजिट अपॉन मतलब अपोजिट साइड
अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. Remember this one, opposite side upon adjacent side. If there is a right angle triangle बनना जरूरी है. And this is A, B and C. This is theta. ये अगर थीटा है तो tan थीटा, so tan थीटा is opposite upon adjacent BC upon AC. In that way you can solve some question, because कुछ क्वेश्चन पैरेलैक्स मेथड से सॉल्व नहीं होते. तब आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला, चलो बाकी के अगर फॉर्मूले लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हो. साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, so you can solve here sin theta is BC upon AB and cos theta is equals to AC upon AB. So you have to use this basic equation और आप आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ विल टॉक अबाउट सम कन्वर्शन ऑफ थीटा रेडियन, मतलब डिग्री इनटू रेडियन, बिकॉज आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं डिग्री में आंसर क्वेश्चन दिया रहेगा एंड यू हैव टू सॉल्व इन द रेडियन. इसलिए हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्शन करना वो भी सीखना है. फर्स्ट राइट दिस वन एंड देन विल टॉक अबाउट द कन्वर्शन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन. ठीक है, ओके. सो विल सी द फाइनल टॉप पॉइंट फॉर द पैरेलैक्स मेथड. पैरेलैक्स मेथड आपको तो अब समझ में आ गया है मेरे ख्याल से. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंगल दिया रहेगा अब तक आप उसे डिग्रीज में सॉल्व करते थे 10th क्लास तक. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन में कन्वर्ट करना होगा. सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ कन्वर्शन रेडियन का, कि 1 डिग्री और 1 डिग्री का कन्वर्शन बाद में देखते हैं. यहाँ पर पैरेलैक्स मेथड ही लिखा है, इसको मिटा देते हैं. चलो, सो व्हाट इज द डिग्री कन्वर्शन, डिग्री इनटू रेडियन. सो बेसिक पॉइंट याद रखना है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, ऐसा होता है. तो फिर 1 डिग्री क्या होगा, दिस विल बी गो हियर एज अ डिवीजन, 2 पाई बाय 360 रेडियन. समझ में आ गया. एंड आपको कोई भी एंगल दिया है थीटा में इन टर्म्स ऑफ डिग्री, सो थीटा डिग्री इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम थीटा इंटू 2 पाई बाय 360, या फिर इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो पाई बाय 180 में भी, पाई बाय 180. बात समझ में आई यहाँ तक क्या? दैट इज अबाउट डिग्री. या डिग्री विल कैंसिल, दैट्स व्हाई दैट विल बी इन रेडियन. ये डिग्री कैंसिल होंगे तभी तो रेडियन में आएगा ना. समझ में? हियर आल्सो आई विल पुट हियर डिग्री. ठीक है, नाउ ये तो हुआ डिग्री के लिए, बट डिग्री से भी छोटे यूनिट होते हैं हमारे पास में, लाइक 1 मिनट. सो यू शुड नो व्हाट इज 1 मिनट. 1 मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से 1 डैश, रिमेंबर एक कॉमा होता है उसमें. 1 मिनट इज इक्वल्स टू, अब 1 मिनट इक्वल्स टू नहीं होता, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, रिमेंबर 60 मिनट. ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट. एंड सेकेंड में भी होता है. सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 2 कॉमा होते हैं सेकेंड्स में. समझ में आ गया. तो फॉर दैट यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट इट. अब डिग्री पता है आपको, दिस रेडियन, दिस मच रेडियन. अगर मुझे 1 मिनट लिखना है, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है 1 मिनट इज हाउ मेनी डिग्री, कितना हो जाएगा 1 बाय 60 डिग्री. एंड 1 सेकेंड इज 1 बाय 60 इंटू 60 डिग्री. समझ में आया? कन्वर्शन समझ में आया कैसे आया ये? ठीक है, बेसिक क्लियर है, कोई डिफिकल्टीज में? तो नाउ यू कैन यूज दिस वन एंड सम डायरेक्ट फॉर्मुलाज आर आल्सो गिवन. बेसिक अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्ट यूनिट भी याद कर लो. 1 मिनट इज इक्वल टू सम, यू कैन यूज कन्वर्शन फैक्टर, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी ढूंढ के मतलब याद कर सकते हो, या फिर ऐसे लिख कर भी सॉल्व करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आने वाला है. तो दिस कन्वर्शन विल यूज इन पैरेलैक्स मेथड या बाकी के क्वेश्चन में आप यूज करोगे. ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं.